शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मेरे साथियों, चलिए आज हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी को हिंदी साहित्य की पहली मौलिक कहानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 में मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1926 को। माधवराव सप्रे जी का मिडिल तक की पढ़ाई बिलासपुर में हुई। उसके बाद उन्होंने रायपुर से मैट्रिक पास किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए प्राप्त करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में प्रशासकीय नौकरी मिली। बिलासपुर के जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से ही वे छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित किया करते थे। संपादन क्षेत्र में हिंद केसरी साप्ताहिक का भी उन्होंने संपादन किया। माधवराव सप्रे जी अनुवादक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। समर्थ रामदास जी कृत दासबोध, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित गीता रहस्य और चिंतामणि विनायक वैद्य द्वारा लिखी महाभारत मीमांसा, इन तीनों ग्रंथ जो मराठी के ग्रंथ हैं, इनका सुंदर अनुवाद माधवराव सप्रे जी ने किया। माधवराव सप्रे जी की यह कहानी एक टोकरी भर मिट्टी मौलिक कहानी के रूप में 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र इस मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी के कथानक को समझते हैं। किसी गांव में एक श्रीमान जमींदार रहते थे। उनके महल के सामने एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को हमेशा लगता कि अपने महल के अहाते को झोपड़ी तक बढ़ाना चाहिए। वह उस विधवा से बहुतेरा कहते कि वो अपनी झोपड़ी हटा ले, लेकिन वह बुढ़िया उस झोपड़ी को हटाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी उस झोपड़ी से लगाव था। उसका प्रिय पति और इकलौता बेटा भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोह भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब वह एकमात्र पोती ही उसका आधार थी। वह नहीं चाहती थी कि अपनी इस पुश्तैनी झोपड़ी को वो छोड़ दे। जमींदार के लाख कहने पर भी वो झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन जमींदार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कुछ वकीलों के जेब गरम कर दी और अदालत से उस झोपड़ी पर कब्जा करा लिया। अब विधवा को वहां से निकालना पड़ा। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन जब यह श्रीमान जमींदार झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वो विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। श्रीमान उसे देखते ही कहते हैं अपने नौकरों से कि उसे वहां से हटा दो, पर वो गिड़गिड़ा कर कहने लगती है, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं इसे लेने थोड़ी आई हूँ। महाराज क्षमा करें, मेरी एक विनती है। जमींदार सोचते हैं कि ये बुढ़िया झोपड़ी तो नहीं चाहती है, तो उसे पास बुलाते हैं, पूछते हैं उसे क्या चाहिए। वो कहती है कि जब से ये मेरी झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पूती खाना पीना सब छोड़कर बैठी हुई है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे उसे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी भर मैं मिट्टी इस अपनी झोपड़ी से ले लूं। अब इस बात को सुनकर जमींदार का मन थोड़ा सा पछिसता है। सोचते हैं कि बस ये एक टोकरी भर मिट्टी ही तो चाहती है, और वह उसे मिट्टी लेने के लिए भेज देते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर में जाती है। वहां जाती है उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। सारी स्मृतियां उसके आँखों में चलचित्र के भांति चलने लगती हैं और उसके आंसू निकल आते हैं। वह अपने आप को संभालती है, टोकरी मिट्टी से भर लेती है और उसे खींचकर झोपड़ी के बाहर लाती है
और श्रीमान से प्रार्थना करने लगती है कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को थोड़ा सा उठाकर मेरी मदद कीजिए, मैं इसे सिर पर धर लूं और अपने उस मिट्टी को लेकर मैं यहाँ से चलती बनूं। जमींदार पहले तो आनाकानी करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया बहुत विनती करती है, हाथ पैर जोड़ने लगती है, तब जमींदार किसी नौकर को न कहकर खुद आगे बढ़ते हैं और उस टोकरी को हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिट्टी से भरी वो टोकरी जमींदार से उठाए नहीं उठती। वो परेशान हो जाते हैं, फिर से पूरी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहते हैं। जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वो एक हाथ भी ऊंची उठ नहीं पाती है। तब जमींदार लज्जित होकर कहने लगते हैं, माई नहीं, यह टोकरी तो मुझसे उठाई नहीं जाएगी। यह सुनकर वो विधवा कहती है, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। अब यह बात सुनकर जमींदार शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें बड़ी लज्जा महसूस होती है। उन्हें पश्चाताप होने लगता है कि इस बुढ़िया के झोपड़ी को मैंने गलत ढंग से हत्या लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। उनकी आंखें खुल जाती हैं और वे उस विधवा से क्षमा मांगते हैं और उसे झोपड़ी वापस कर देते हैं। यह इस छोटी सी कहानी का छोटा सा कथन। चलिए इस कहानी के कथानक को भी और इसके मर्म को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि जमींदार का इतना भव्य महल है, लेकिन महल होने के बाद भी उसका दिल चाहता है कि वो महल को और बढ़ाए और उस झोपड़ी को भी कब्जा कर कर महल को आगे तक ले जाए। यह होता है गर्व में आकर अहंकार के कारण अपनी स्वार्थ को सिद्ध करना। जब किसी के पास पैसा आता है वो मनमर्जी करने लगता है, स्वार्थी बन जाता है और इस स्वार्थ के चलते वो दूसरों पर अन्याय भी करने लगता है। दूसरी ओर हमने देखा कि वह गरीब तो है ही, लेकिन उस बुढ़िया की वो पुश्तैनी झोपड़ी है, यानी पहले से बहुत वर्षों से वो रह रही है। उसका पति, उसका बेटा और उसकी बहू, तीनों का ही देहांत उसी झोपड़ी में हुआ है। उस झोपड़ी में उसकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। एक छोटी सी बच्ची जो उसकी पोती है, उसी के साथ वह वहाँ रहती है। वो नहीं चाहती कि मरते दम तक वो झोपड़ी उसके हाथ से छूट जाए। अपना लगाव उस झोपड़ी में उसे है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जमींदार अपने पे उतर आता है और वकीलों के ऊपर कुछ पैसा खर्च करके किसी तरह कानून के दांव पेच लगाकर झोपड़ी हथिया लेता है। कहानी की सुंदरता है कि अनाथ विधवा वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन वह प्रतिकार करना सोचती है, अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होना चाहती है, विद्रोह करना चाहती है। लेकिन उसका विद्रोह किताबी विद्रोह नहीं है, उसका विद्रोह एक संवेदना भरा विद्रोह है, एक सामाजिक संवेदना को बताता है। ये पहली कहानी होते हुए भी इसमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ में खड़ी होती हुई एक बुढ़िया का चित्रण किया गया है। वो बुढ़िया अपने चंद शब्दों के द्वारा, मार्मिक उक्ति के द्वारा जमींदार की वृत्ति को ही परिवर्तित कर देती है। यह इस कहानी की विशेषता है। इस बात से हमें लगता है कि जमींदार भी संवेदनशील व्यक्ति है। वह अन्याय तो कर ही देता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने यह गलत किया तो वह बुढ़िया से क्षमा मांगता है और वह झोपड़ी उसे दे देता है। अब विश्वविद्यालय की परीक्षा की दृष्टि से देखें, जैसा कि हमें लगता है एमसीक्यू
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के द्वारा ही आपकी इस बार की परीक्षा होगी। तो उस हिसाब से माधवराव सप्रे जी के परिचय के अंतर्गत आपको यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि माधवराव सप्रे जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ, माधवराव सप्रे जी को कौन सी शासकीय नौकरी मिली थी, माधवराव सप्रे जी कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन करते थे, या यह भी पूछा जा सकता है मराठी की किन रचनाओं का अनुवाद माधवराव सप्रे जी ने किया, या यह भी पूछा जाएगा कि माधवराव सप्रे की मृत्यु किस ईस्वी में हुई। कहानी पर प्रश्न बन सकते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक कौन हैं? जमींदार के महल के सामने किसकी झोपड़ी थी? बुढ़िया की पतोहू कितने वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी? वह गरीब अनाथ विधवा जमींदार से क्या मांगना चाहती थी? वह गरीब अनाथ विधवा एक टोकरी भर मिट्टी क्यों लेना चाहती थी? अपने किए पर पश्चाताप करते हुए जमींदार ने क्या किया? इस कहानी को लेकर ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे जिनके उत्तर मुझे लगता है आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप अवश्य दे पाओगे। धन्यवाद।